बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में किरण प्रकाश की तथा प्रकाशिक यंत्र एक चैप्टर है, उसका आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है कि किसी लेंस को अगर द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति में क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब उसकी फोकस दूरी घटती है कि बढ़ती है द्रव में डुबाने से, या उसकी प्रकृति जो है, प्रकृति का मतलब उत्तल लेंस तरह व्यवहार करेगा कि उत्तल लेंस अवतल लेंस तरह व्यवहार करेगा, या फिर लेंस का गुण ही समाप्त हो जाएगा, मतलब एक साधारण कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। कब ऐसा होता है ये आज हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी में भी परिवर्तन होता है। अब जरा ये देखें फोकस दूरी बढ़ती है कि घटती है, और उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि उसकी प्रकृति में किस प्रकार से चेंज आता है। तो सबसे पहले आप तो हेडिंग लगाएंगे द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति में प्रभाव, ये तो हेडिंग हो गई। उसके बाद आप टॉपिक हमारा रहेगा लेंस की फोकस दूरी पर प्रभाव कैसे पड़ता है। तो इसके लिए देखो बहुत सिंपल है, ये टॉपिक एक ऐसा है जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल लगाने में या एक नंबर का प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है कि किसी लेंस को द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी बढ़ती है कि घटती है। तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा आज कि बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि लेंस मेकर सूत्र तो पता है आपको। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर n-1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। और ये भी पता होना चाहिए f क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी। n होता है उस लेंस का अपवर्तनांक जिस माध्यम में वो रखा है, ठीक है ना। द्रव में रखा है तो द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा तो द्रव फोकस दूरी आएगी, और अगर वायु में रखा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा तो वायु फोकस दूरी हो जाएगी। और ये r1 r2 उन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। तो ये कॉमन सा फार्मूला हो गया। अब जरा देखो इस फार्मूले के आधार पर हम देख सकते हैं कि अगर अब भाई ये जो फोकस दूरियां ये जो वक्रता त्रिज्याएं हैं, ये तो चाहे द्रव में रखें लेंस को चाहे वायु में रखें, ये r1 r2 तो उतनी ही रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं आना है। अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, उसका अपवर्तनांक। वायु में रखा जाएगा तो वायु सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल में रखा जाएगा या द्रव में रखा जाएगा तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल में रखा जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये n चेंज होगा तो यानी माध्यम चेंज होगा तो फोकस दूरी भी चेंज हो जाएगी। तो ये दिख रहा है आपको फार्मूले में कि n अगर घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, n अगर बढ़ेगा तो फोकस दूरी घट जाएगी। तो अब जरा ये चेक करना है कि द्रव में डुबाने पर फोकस दूरी अपवर्तनांक जो है वो बढ़ रहा है घट रहा है, उसके आधार पर फोकस दूरी की पहचान हो पाएगी बड़ी की घटी है। इसके लिए क्या करें हम लोग कि हमने क्या मान लिया है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास उत्तल लेंस है, हम उत्तल लेंस को लेकर के चलेंगे। ये उत्तल लेंस हो गया। अभी ये उत्तल लेंस कहाँ रखा है, ये सब क्या है यहाँ पर वायु, ठीक है। ये उत्तल लेंस हमने कहाँ रख दिया, वायु में। यानी ये जो कांच का जो अपवर्तनांक है ये क्या लिखा जाएगा Ag, और यहाँ पर क्या है ये वायु। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया ये। और अगर इसी लेंस को अगर हम कहा डुबा देते हैं जल में, यानी अभी हमारा जल भर दिया जाए, जल का मतलब कोई भी द्रव हो सकता है, ठीक है, जरूरी कि जल हो, कोई भी द्रव हो। तो मान लीजिए कोई द्रव है जहां इसको डुबाया गया है, तो द्रव का अपवर्तनांक होगा। वायु का अपवर्तनांक हम लोग कितना मानते हैं 1, लेकिन इसका द्रव का अपवर्तनांक होगा तो उसको द्रव कैसे लिखा जाएगा ANL, वायु सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखा जाएगा। तो वायु सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ANL हो जाएगा। और ये हमारा है कांच का बना हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ANG, ठीक है ना। तो अब जरा देखो हमने क्या मान लिया है कि वायु में रखा तो फोकस दूरी कितनी है इसकी, मान लिया हमने फोकस दूरी कितनी है FA, और जब द्रव में रखा है इसको तो फोकस दूरी क्या हो गई FL, L मतलब लिक्विड, A मतलब एयर। तो ये चीज हम लिख सकते हैं माना लेंस की फोकस दूरी वायु में FA तथा द्रव में FL है। तो समीकरण नंबर 1 से जरा क्या समीकरण लिखा जाएगा, तो जब 1 में जब कहाँ रखा है, 1 के अनुसार जब पहले मान लेते वायु में है तो वायु फोकस दूरी क्या लिखी जाएगी समीकरण नंबर 1 से 1/FA = वायु लिखा तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
तो क्या हो जाएगा ANG माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 ये तो रहेगा ही। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और जब इसी लेंस को हम द्रव में डुबा देंगे तो द्रव फोकस दूरी कितनी मान ली हमने FL, तो फार्मूला क्या लिखा जाएगा समीकरण नंबर 1 से 1/FL इज इक्वल टू, अब यहां पर हम ANL नहीं लिख देंगे, क्या लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक लिखना है। वायु के सापेक्ष लिख रहा है तो कांच का अपवर्तनांक, यहाँ द्रव में रखा है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तन आएगा, तो यहाँ पर ANG नहीं लिखेंगे ना ANL लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी LNG लिखा जाएगा। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 और 1/R1 में द्रव में रखो चाहे वायु में रखो उसकी वक्रता त्रिज्याएं रुक नहीं रहेंगी। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। तो ये दो क्वेश्चन बना लेंगे। अगर एयर फोकस निकालना ये वाला फार्मूला यूज करना है और द्रव में निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। द्रव की जगह जल हो सकता है तो WNG हो जाएगा। ठीक है, क्या करें हम पहले समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग दे देते हैं तो जब इसको लिखा जाएगा 1/FA/1/FL इज इक्वल टू ANG माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 अपान यहाँ लिखा जाएगा LNG माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 डिवाइड करके बन जाएगा। देखो ये वाला ब्रैकेट पूरा ऊपर वाले से कट जाएगा, ये नीचे वाला इससे कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं इसको FL/FA इज इक्वल टू चला जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग ANG माइनस 1 अपान LNG माइनस 1 ये बन जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं हम लोग 4 नंबर। ये बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन नंबर हमने ऐसे बना लिया इसको FL/FA इक्वल टू ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1। अब कैसे पता चला कि FL ज्यादा है कि FA ज्यादा है, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना है किसी भी द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष हमेशा 1 से ज्यादा होता है। बात समझ आ रही है? तो पहले तो आप ये देखना है कि LNG का मान हम लोग निकालें कैसे, ANG से बढ़ा है कि घटा है कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए यहां इधर आ जाओ जरा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि LNG इक्वल टू लिख सकते हैं ANG अपान ANL, ये लिख सकते हैं ऐसे। ये फार्मूला हम जानते हैं LNG इक्वल टू ANG यानी कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो हो जाएगा जल के सापेक्ष या द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया। अब यहां पर इसको पक्षांतर करके ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए ANL बराबर कितना हो जाएगा, ANL बराबर हो जाएगा ANG अपान LNG, ऐसा लिख सकते हैं पक्षांतर करके। इसी को हमने इधर इसको दे लिया तो ये नीचे चला जाएगा। अब यहां पर कह सकते हैं कि चूंकि ANL मतलब द्रव के साथ वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या द्रव का अपवर्तनांक, कोई भी द्रव हो, चाहे द्रव मतलब चाहे वो पानी हो, चाहे दूध हो, चाहे तेल हो, मतलब कोई भी द्रव का जो अपवर्तनांक होगा किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, तो उसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। किसी भी द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष हमेशा 1 से ज्यादा होता है। ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, क्योंकि सबसे मिनिमम अपवर्तनांक किसका होता है, वायु का। तो वायु के सापेक्ष अगर कोई भी माध्यम होगा तो हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। ठीक है ना, किसी भी द्रव का ही नहीं, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर वायु के अलावा अगर कोई माध्यम है तो उसका अपवर्तनांक हमेशा वायु के सापेक्ष ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये कंडीशन जरा यहां लगाओ तो इसका मतलब क्या सिद्ध हो रहा है कि जब ANL जो है 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ANG, इसकी वैल्यू यहां से लगा दो ऊपर वाले से, तो क्या लिखा जाएगा ANG अपान LNG इज, भाई ये अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये भी 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो इज ग्रेटर देन 1। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, ANG इज ग्रेटर देन LNG, मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। अब यहां से इंपॉर्टेंट से निकली है, इसका मतलब है
कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी पहले जब वायु में रखा था हमारा लेंस तो उसका अपवर्तनांक जल में रखने से जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक से ज्यादा आ रहा, मतलब द्रव में डुबाने से उसका अपवर्तनांक घट जाता है। एलएनजी द्रव में डुबाया हमने, अपवर्तनांक क्या घट गया। जब अपवर्तनांक घट जाएगा तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये तो समीकरण नंबर 1 बता रहा है। तो आप ऐसे समझना, या फिर आप समझो कि इसी में हम क्या करें, दोनों ओर 1 घटा दो, मतलब इधर भी 1 माइनस कर दो और ग्रेटर देन LNG -1, यानी -1 को घटाया भी जा सकता है, इक्वेशन टाइप व्यवहार होता है ग्रेटर देन लेस देन का। इसका मतलब है तो ये चीज को समीकरण नंबर ये कर दो इतनी जगह। तो यहां क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से जरा देखो, समीकरण 3 से 4 से, समीकरण 4 से क्या लिख सकते हैं, जब ये चीज यानी ANG -1 इज ग्रेटर देन है LNG -1 से, तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या ज्यादा है, नीचे वाली कम है। इसका मतलब है कि ANG -1 अपान LNG -1, यानी ऊपर वाली संख्या ज्यादा नीचे वाली संख्या कम, इसका मतलब डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जब ग्रेटर देन 1 आएगा तो जब इसकी वैल्यू किसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 4 से, FL अपॉन FA इज ग्रेटर देन, जब ये इसके ग्रेटर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, तो इसका मतलब FL अपॉन FA ये भी इससे ज्यादा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसका मतलब है कि FL इज ग्रेटर देन FA। ये एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकला है। इसका मतलब द्रव में अगर फोकस दूरी देखी जाए तो वायु की अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसका क्या निष्कर्ष निकला, कोई भी जैसा भी कोई भी द्रव हो, जैसा भी हो, अगर उसको हम उसमें अगर किसी लेंस को डुबाएं तो हमेशा उस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब वो चाहे लेंस के अपवर्तनांक से उस द्रव का अपवर्तनांक कम हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे बराबर हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। फोकस दूरी पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे बढ़ने वाला होगा अगर लेंस को द्रव में डुबाया जाएगा तो। बात क्लियर हो गई? मतलब आपको ये नहीं सोचना फोकस दूरी के लिए कि हम ज्यादा वाले अपवर्तनांक में डुबा रहे हैं कि कम वाले में डुबा रहे हैं कि बराबर वाले में डुबा रहे हैं। कहीं पर भी अगर किसी भी लेंस को द्रव में डुबाया जाएगा उसकी फोकस दूरी हमेशा बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फोकस दूरी बढ़ती, अब बढ़ करके कितनी हो जाएगी वो अलग मैटर हो गया, लेकिन बढ़ती जरूर है, घटती कभी नहीं है, ठीक है। अनंत भी हो सकती है, अभी हम लोग समझेंगे उस बात को कि अनंत कब हो जाएगी, लेकिन कम नहीं हो जाएगी। वायु में कम जितनी फोकस दूरी है द्रव में डुबा दे तो उसकी फोकस और कम हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर 15 है तो 16 होगी, 15 से 14 नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो आप इस सेंटेंस आप नीचे लिख सकते हैं इस बात को कि किसी भी लेंस को किसी भी द्रव में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी सदैव बढ़ती। बात क्लियर हो गई? तो ये तो हमारा टॉपिक था कि लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, किसी भी द्रव में अगर लेंस को डुबाया जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। ओके, ये बात आप नोट कर लीजिए यहां से। यानी अतः आप यहां लिख सकते हैं, अतः द्रव में फोकस दूरी बढ़ती, द्रव फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ती है। और फोकस दूरी अगर बढ़ जाएगी तो क्षमता क्या होगी, आप समझते हैं। फोकस दूरी जिसकी ज्यादा होती क्षमता कम होती, तो फोकस दूरी अगर बढ़ जाएगी तो क्षमता क्या होगी, घटेगी। क्षमता घटना बता सकते हैं, ठीक है ना। फोकस दूरी तो बढ़ेगी तो क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। तो जब द्रव में डुबाया जाएगा तो उसकी क्षमता हमेशा घटती है। तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद जरा अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि लेंस की फोकस दूरी के स्थान पर क्या लिखेंगे, प्रकृति का में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको जरा नोट कर लीजिए पहले।
जरा इसी में थोड़ा सा करेक्शन करके इस बात को समझेंगे। इतनी बात तो आपको पहले से पता है कि द्रव में और लिक्विड फोकस दूरी का फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे। तो अब हेडिंग चेंज कर लीजिए, यहां से लेंस की प्रकृति, थोड़ा समय बच जाएगा ये करने से। लेंस की प्रकृति पर प्रभाव, तो लेंस की प्रकृति पर अगर प्रभाव देखना, प्रकृति का मतलब लेंस का व्यवहार कैसा होगा। उत्तल लेंस अगर है, द्रव में डुबाया जाए, उसका व्यवहार उत्तल लेंस के तरीके का रहेगा क्या, उत्तल लेंस के तरीके का होगा कि एक साधारण कांच की प्लेट के तरीके का होगा। तो इसको समझने के लिए इतनी कहानी तो आपको पहले से पता होगी, पता रखनी है। लेंस मेकर फार्मूले से ये समीकरण लिखा जाएगा। उसके बाद एयर में और लिक्विड में फोकस दूरी एफ और एफ का मान हम समीकरण नंबर 1 से इस समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अब जरा यहां से जरा समझो, यहां से जरा कहानी में ट्विस्ट आता है कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो लेंस की जो फोकस दूरी है वो प्लस में है। प्लस मतलब उत्तल लेंस है, ठीक है ना, यानी एयर में जब रखा होगा तो फोकस दूरी किसमें है, प्लस में। इसका मतलब है कि उसका व्यवहार अभी उत्तल लेंस के तरीके का है। जरा द्रव में देखें, जरा यहाँ पर एफ का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आप जरा यहाँ कंडीशन लगानी है। पहली कंडीशन हमारी है यदि, अब देखो इसका मतलब क्या है, यदि मतलब कि जो द्रव है ले रहे हैं, जो द्रव ले रहे हैं जिसमें लेंस को डुबाना है, उस लेंस का अपवर्तनांक कितना है। मतलब ये द्रव हो गया जिसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं ANL है, जिसमें इस लेंस को डुबा देना है, ठीक है। लेंस को डुबा देंगे तो लेंस का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है ANG, ठीक है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या लिखते हैं हम लोग, वायु के सापेक्ष ANG, यानी ये निरपेक्ष अपवर्तनांक लेंस का है और ये द्रव का है जिसमें डुबाया गया है। अब ये डिपेंड जरा करता है फोकस दूरी के ऊपर, डिपेंड करते हैं किसका ज्यादा अपवर्तनांक है किसका कम है। तो एक कंडीशन ले चलोगे, यदि ANL इज लेस देन ANG, अगर ये मतलब जिस द्रव में डुबाया जा रहा है उसका अपवर्तनांक इस कांच के अपवर्तनांक से कम है, अगर ऐसा है तो LNG यानी जो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना लिखा जाएगा, LNG इज इक्वल टू क्या हम लोग लिखते हैं, फार्मूला क्या पता है, ANG अपान ANL, ये तो होगा। अब जरा ध्यान दो, अगर इसका मान अगर कम है, ALN का मान कम है और ANG का मान ज्यादा है, तो इससे पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 से ज्यादा। पहली कंडीशन, LNG का मान क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। भैया ऊपर वाली संख्या ज्यादा, नीचे वाली कम है, ये मान ही चल रहे हैं हम कि कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है, द्रव का अपवर्तनांक कम है। तो इसका डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। अब जरा LNG का मान जो हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 3 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, 3 से स्पष्ट है कि FL जो है वो कैसा आएगा, धनात्मक होगा। अगर यहाँ ये बात ज्यादा होगा उसमें से 1 घटाओगे तो जब 1 से ज्यादा मान है उसमें 1 घटाओगे तो हमेशा प्लस की वैल्यू आएगी। और ये तो हम मान के चल रहे हैं कि ये चेंज नहीं हो रहा, फिर उसके जो वक्रता त्रिज्याएं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसी हैं, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, वो ऐसे ही रहेंगे, उसमें घटना बढ़ना कुछ नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 से अगर LNG का मान अगर कम है 1 से, तो ये कैसा आएगा, FL का मान धनात्मक होगा। अतः लेंस की प्रकृति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हुआ इसका, लेंस की प्रकृति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उत्तल लेंस अगर जल में डुबाया गया तो उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा, ठीक है ना। व्यवहार से मतलब क्या है, उत्तल लेंस का व्यवहार कैसा होता है कि अगर कोई प्रकाश का मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो हमेशा मुख्य अक्ष की ओर मोड़ती है। मतलब जैसे इसमें प्रकाश किरण अगर डाली जाए इस पर तो क्या होगा, उसका व्यवहार कैसा आएगा, ये प्रकाश जब बाहर निकलेंगे तो मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाएंगे। अगर मुख्य अक्ष ये बीच वाला अगर मान लें, ये तो होता है उत्तल लेंस की विशेषता। तो
तो अगर ये कंडीशन अगर है तो मतलब उसकी जो प्रकृति है, अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरीके रहेगा, अवतल लेंस को डुबाया गया है तो उसकी प्रकृति अवतल लेंस की तरह ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? मतलब जैसा प्लस लेके चले थे, एयर में प्लस की वैल्यू लेके चले थे तो एफएल का मान भी प्लस में आया है। इसका मतलब अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस रहेगा, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस रहेगा। तो ये बात यहां से क्लियर हो गई कि यदि ALN इज लेस देन ANG है तो LNG का जो मान होगा वो NG/ANL लिखा जाएगा, वो 1 से ज्यादा आएगा। 1 से ज्यादा होने से मतलब है समीकरण नंबर 3 से कि FL का मान कैसा होगा? धनात्मक। धनात्मक होगा, धनात्मक लेके चले थे, उत्तल लेंस को डुबाया था तो उत्तल लेंस ही बना रहेगा। ठीक है ना? ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात इसमें क्या याद रखना है कि दूसरी कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि अगर जो द्रव हम में डुबा रहे हैं उसका अपूर्णांक उसका उल्टा होगा। ऐसे कि द्रव में डुबाएं तो उसका अपूर्णांक ज्यादा हो द्रव का और कांच का अपूर्णांक कम हो। कांच मतलब 1.5 का है और हम द्रव में डुबा रहे हैं उसका अपूर्णांक 1.7। ठीक है ना? अगर 1.5 है अगर कांच का तो अगर कम है तो मतलब 1.3 होगा, 1.2 होगा। बात समझ आ रही है? तो ये तो अगर ज्यादा है तो क्या होगा? तो ज्यादा होगा तो देखो जरा इस वाले फार्मूले से LG कितना हो जाएगा? ANG/ANL। ये वैल्यू ज्यादा है, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, ऊपर वाली कम है। हर अगर ज्यादा होता है, हर कम होता है तो वैल्यू क्या आती है? 1 से कम। और 1 से कम अगर वैल्यू आएगी तो समीकरण नंबर 3 से क्या स्पष्ट होता है? समीकरण नंबर 3 से ये वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो उसमें से 1 घटाया जाएगा तो कैसी वैल्यू प्राप्त होगी हमको? ऋणात्मक। कैसी? FL कैसा होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक होगा। अतः लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। बदल जाएगी। ये बात आपको नोट करनी है कि अगर किसी भी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपूर्णांक कांच के अपूर्णांक से ज्यादा है तो उसकी प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति बदल जाने का मतलब क्या होता है कि उत्तल लेंस है तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा? अवतल लेंस के तरीके का। अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस का व्यवहार हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने जैसे मान लो यहां हमने उत्तल लेंस, यहां अवतल लेंस मतलब डुबाया हमने ऐसे, तो इसका व्यवहार से मतलब ये नहीं है कि ये बीच में मोटा है और पतला है तो ये उत्तल लेंस का व्यवहार हो जाएगा तो बीच मोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं, मोटा पतला वैसे ही रहेगा, सिर्फ व्यवहार में चेंज आएगा। प्रकृति का मतलब व्यवहार में चेंज। व्यवहार का मतलब उत्तल लेंस अगर है, अगर ये सिचुएशन होती तो इसका अवतल लेंस का व्यवहार कैसा होता? ये प्रकाश किरणें ये मुख्य से बाहर तरफ मुड़ती, ऐसे ये व्यवहार होता है। ये अवतल लेंस है, अगर ऐसी की सिचुएशन में है कि बाहर वाले का अपूर्णांक ज्यादा है और कांच का अपूर्णांक कम है तो क्या होगा? प्रकाश किरण इस पर अगर डाली जाए तो इसका व्यवहार कैसा होता है? बाहर तरफ फैलाने वाला, लेकिन ये अंदर तरफ मोड़ेगा। ऐसा व्यवहार होता है अगर ये कंडीशन होती है तो ऋणात्मक होने मतलब क्या है? हम पॉजिटिव लेके चले थे, एयर फोकस दूरी पॉजिटिव की और हमने जब जल में डुबा दिया तो कैसा आ गया? ऋणात्मक आ गया, नहीं अवतल लेंस बन गया। अगर अवतल ऋणात्मक लेके चले होते तो पॉजिटिव हो जाता, तो नहीं ऋणात्मक होने मतलब अपोजिट चिन्ह आ गया। पॉजिटिव था निगेटिव आ गया, निगेटिव लेके चलते तो पॉजिटिव आ जाता। ठीक है ना? तो इस कारण भाई निगेटिव लेके चले होते तो ये वैल्यू निगेटिव आती तो पॉजिटिव नहीं हो जाता। इस कारण से इसकी प्रकृति बदल जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपूर्णांक कम है, अगर कांच का अपूर्णांक कम है, द्रव का अपूर्णांक ज्यादा है, तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और अगर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये नोट कर लीजिए इतनी बात। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? या तो दोनों के अपूर्णांक क्या हो? सेम हो। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो देखो क्या होगा। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों यानी कांच का अपूर्णांक और द्रव का अपूर्णांक अगर सेम हो जाए, मतलब ये जैसे द्रव है और अगर इसमें अगर हम उत्तल लेंस ही मान लेते, रख दिया हमने, और ये ANG/ANL है और ये है ANG, दोनों के अपूर्णांक सेम हो जाए
तो सेम हो जाएगा। तो एलएनजी कितना होगा भाई, द्रव में फोकस दूरी निकालना है तो हमको एलएनजी चाहिए। एलएनजी कितना हो जाएगा, एलएनजी कौन है, तब क्या होगा, दोनों का इक्वल हो जाए, अंश और हर इक्वल हो जाए, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक। अगर मान आ जाएगा उस समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो एफएल कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा, एफएल का मान समीकरण नंबर 3 से कितना हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ 1 माइनस 1 तो ये 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई कराओगे इसमें वो भी 0 है, 1 अपॉन एफएल बराबर 0। तो एफएल कितना हो जाएगा, एफएल का मान हो जाएगा अनंत। एफएल स्पष्ट है कि समीकरण एफएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, अनंत होगा, ठीक है ना। जब अनंत हो जाएगा तो फोकस दूरी अनंत किसकी होती है, लेंस की, तो फोकस दूरी अनंत नहीं होती है। फोकस जो अनंत होने मतलब क्या है, जब प्रकाश किरणें समांतर आएंगी तो इसका मतलब ये अनंत पर मिलेंगी भाई। उसे तो समांतर आने पर क्या होता है, या तो फोकस पर मिलती है तो या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। लेकिन जब फोकस दूरी अनंत हो गई तो इसका मतलब दोनों किरणें बिना मुड़े हुए सीधे जाएंगी और ये कहां पर मिलेगी, अनंत पर, यानी मुड़ती नहीं है। ये ऐसा व्यवहार हो जाएगा। तो ये व्यवहार किसका होगा, लेंस का तो नहीं होता। लेंस का काम ही किरणों को मोड़ना, और मुड़ नहीं रहे इसका मतलब लेंस नहीं रह गया, वो क्या हो गया, एक साधारण कांच की प्लेट बन गई है। तो उसका मतलब क्या लिखा जाएगा, अतः लेंस एक साधारण कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। उसका व्यवहार में चेंज आता है, प्रकृति का मतलब व्यवहार में चेंज आएगा, उसका आकार में चेंज नहीं आ जाएगा कि ये पिचक जाएगा या प्लेन कांच बन जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर द्रव का अपर्तनांक और कांच का अपर्तनांक सेम अगर हो जाए तो इसकी फिर लेंस का व्यवहार कैसा हो जाएगा, एक साधारण कांच की प्लेट की तरीके हो जाता है। फिर प्रकाश किरणें बिना मुड़े हुए, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में सीधे प्रकाश किरणें पार करती हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसका साधारण कांच की प्लेट का फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत, तो इसका अनंत पर मिलती है। तो फोकस दूरी बढ़ गई, कितनी पहुंच गई, अनंत। तो फोकस दूरी अनंत कब होती है, जब दोनों के अपर्तनांक सेम हो, या एक नंबर पर ध्यान रखना है कि साधारण कांच की प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है, यानी क्षमता कितनी हो जाएगी, 0। तो इसकी फोकस दूरी का उल्टा होती है क्षमता। जब फोकस दूरी अनंत तो क्षमता कितनी होगी, 0 होगी, यानी मोड़ने की क्षमता खत्म। सीधे कांच से जो प्रकाश किरण निकलेंगी वो बिना मुड़े हुए सीधे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना था। हम समझते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।